वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी। आज हमारी वन शॉट वीडियो रहने वाली है बेसिक टर्म्स पे, बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाई जाएगी। अकाउंटेंसी इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है या जितने आपको टीचर्स बता रहे हैं कि इतना टफ है, ये है, ऐसा कुछ नहीं। एक सीक्वेंस में अगर आप पढ़ोगे बहुत ही ईजी है अकाउंटेंसी समझना। सबसे पहले दो बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्म्स एक बिजनेस से आपको समझ आ जाएंगे, कुछ दूसरे बिजनेस से। दो बिजनेस हम स्टार्ट करेंगे, उसी से सारा जो भी अकाउंटेंसी आगे हम पढ़ेंगे वही आप समझते जाना उसके हिसाब से। एक बिजनेस हम कर रहे हैं स्टार्ट, एक दुकान खोल रहे हैं, स्टेशनरी शॉप। ठीक है, स्टेशनरी शॉप, यू नो, पेन कॉपी पेंसिल जहाँ बेची जाती हैं, स्टेशनरी शॉप खोल रहे हैं। और दूसरा एक कोचिंग सेंटर, सपोज हम खोल रहे हैं एक कोचिंग सेंटर ऑफलाइन, साथ में लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर। तो ये दो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। दो बिजनेस, क्योंकि कुछ टर्म्स एक बिजनेस में आपको समझ आती है, कुछ दूसरे बिजनेस में समझ आती है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है कैपिटल। कैपिटल क्या है? देखो, आप सुनना कम और पढ़ना ज़्यादा, क्योंकि मैंने सारी वर्डिंग को ईजी, वो बिल्कुल ईजी करके रखा। 2 दिन मुझे लगे इस वर्डिंग को ईजी बनाने के लिए, अंडरस्टैंडेबल बनाने में। तो आप राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करें। कैपिटल क्या है? कैपिटल इज़ द अमाउंट और एसेट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। तो हमने एक स्टेशनरी दुकान खोलनी है, शॉप खोलनी है, उसमें जो सामान हम डाल रहे हैं, 50,000 का हमने सामान डाला, और फर्नीचर को, जो आपका रैकिंग थी या टेबल है या चेयर है, ये सारी चीज़ें डाली, इसको ही कैपिटल कहेंगे। मतलब आप सिंपल वे में समझाएं तो इफ़ द ओनर इन्वेस्ट 1 लाख रुपए का कैश लगाया ओनर ने बिजनेस में, जैसे आपने या मैं बिजनेस खोल रहा हूँ स्टेशनरी शॉप, मैंने 1 लाख रुपए लगाया बिजनेस में और 50,000 का साथ में फर्नीचर भी लगा दिया, 1.5 लाख रुपए टोटल मेरी क्या हो गया? कैपिटल। तो ये ही कैपिटल है जो आपने पैसा लगाया बिजनेस में, सिंपल सा। ओके, एक टेक्निकल टर्म याद रखना, कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स ओनर। उतना मुश्किल वर्ड नहीं है। कैपिटल एक किस्म की लायबिलिटी होता है, उधार, बिजनेस का ओनर की तरफ उधार है। सिंपल सी बात है, ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला, ठीक है। अब बिजनेस, अगर कल दुकान बंद हो जाती है हमारी स्टेशनरी की, तो वो जो स्टेशनरी का सामान, फर्नीचर, वो किसको जाएगा? ओनर को जाएगा ना। एक तरह से बिजनेस की तरफ वो जो कैपिटल है उधार है, लायबिलिटी है, ठीक है। कैपिटल इज अ लायबिलिटी, आप समझ गए। बिकॉज द बिजनेस ओज दिस अमाउंट टू द ओनर। ओज होता है देना, बिजनेस को ये पैसे ओनर को देने हैं। कैपिटल हो गया क्लियर? कोई परेशानी यहाँ पर? पैसा जो इन्वेस्ट किया बिजनेस में, हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है। एसेट्स, एसेट्स क्या? जो भी सामान वहां पर है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है। एनीथिंग ओन बाय बिजनेस दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू। आपकी जो स्टेशनरी शॉप है, इसमें कोई भी फर्नीचर या बिल्डिंग आपने बनाई, एक दुकान आपने जगह लेकर बनाई, या हमने कोचिंग सेंटर खोला, उसमें जो भी रैकिंग वगैरह सारा फर्नीचर लगाया, वो पूरा जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करवाया, वो सारी चीज़ क्या है? एसेट्स है। एसेट्स करंट एसेट भी हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं। करंट और फिक्स समझ लो पहले, दो टाइप्स इसकी। करंट एसेट्स होता है एसेट दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। ऐसी चीज़ें जो 1 साल में ही कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, जैसे कि खुद कैश होगी, या स्टॉक की इन्वेंट्री होगी। इन्वेंट्री स्टॉक होता है जो, जैसे स्टेशनरी में स्टॉक है, इन्वेंट्री यानी सामान जो बेचने के लिए लाया है, गुड्स होगी। जैसे कि पेन, कॉपी, पेंसिल, जो भी चीज़ें आप स्टेशनरी शॉप में बेचने के लिए लाते हैं। डेटर्स हो गया करंट एसेट। डेटर्स क्या होता है? जिनसे पैसा लेना है, हमने किसी को पैसा दिया है, उधार सामान बेच दिया है, अब वो 5-4 दिन में दे देगा। सपोज एक बंदा है, जी 50 कॉपी दे दो, 10 पेंसिल दे दो, तो ये चीज़ें आप लेकर गया, पैसे नहीं दिए, कुछ दिनों में दे देगा, तो उसको डेटर्स कहते हैं। ये भी एक तरह का एसेट है। इसको अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं डेटर्स को। ये सारी चीज़ आगे हम देखते चलेंगे। बिल रिसीवेबल, बिल यानी कोई किसी का सामान दिया, उससे पैसा लेना है, वही बात आ गई। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पर पैसा डिपॉजिट किया, आपको 6 महीने बाद मिल जाएगा। तो ये सारे करंट एसेट्स हैं। वो सारी चीज़ें जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको करंट एसेट्स कहते हैं। और फिक्स एसेट, एसेट यूज फॉर लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस, नॉट मीन फॉर रीसेल। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर्स, ये हो गए क्या? आपके फिक्स्ड एसेट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट आपको समझ आएगा। बिल्कुल बेसिक टर्म, देखो जो लिखा हुआ उस पर ध्यान दो आप, बिल्कुल सिंपल वे में लिखा है। अब एसेट को आप इस तरह से भी क्लासीफाई कर सकते हो, उसके फिजिकल अपीयरेंस पे। अगर वो टच कर सकते हो, ऐसा चीज़ आपकी दुकान में, ऐसी चीज़ें जो आप टच कर सकते हो, चाहे वो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, इन्वेंट्री, तो वो हो गया कब? टेंजिबल एसेट, जो फिजिकल है, आपके सामने है, दैट यू कैन सी अ टच, तो वो टेंजिबल। इनटेंजिबल जो आप देख नहीं सकते, नॉन फिजिकल एसेट्स दैट कैन नॉट बी टच बट हैव वैल्यू। जैसे कि गुडविल, गुडविल होगा नाम, जैसे हमारा जेकेसीबी स्टडी फास्ट का ये चैनल का नाम है, कल कोई भी नाम से खोल दे तो पहचान कहाँ आएंगी? नाम बनाना पड़ता है, ये गुडविल होती है। पेटेंट, जैसे कोई चीज़ किसी ने बनाई या इन्वेंट की है, तो वो उसका पेटेंट लेता है कि कोई इसका अपना नाम ना इस पर लगा दे। ट्रेडमार्क भी इसी तरह होता है। कॉपीराइट, जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, कोई इसको चुरा कर बेचने लग जाए तो इस पर कॉपीराइट होता है। तो ये ब्रांड नेम हो गया। ये चीज़ें आपको याद रखना, इनटेंजिबल एसेट्स हैं। तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? एसेट की। एसेट्स जो है वो जनरली हम मेजर जो क्लासिफिकेशन है उसकी करंट एसेट और फिक्स एसेट है। फिजिकल बेस पे आप इसको
टेंजिबल इंटेंजिबल भी क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर और आप डिटेल से देखना चाह रहे हो तो क्लासीफाई इस तरीके से भी एसेट को किया जा सकता है। और अगर आप डिटेल से देखना चाह रहे हो एसेट को, आप फिजिकल बेस पे टेंजिबल और इंटेंजिबल जो अभी आपने सुन लिया क्या होता है, यूजेज के बेस में ऑपरेटिंग एसेट्स जैसे कैश, इन्वेंट्री जो सामान लगाया हुआ है, बिल्डिंग मशीनरी हो गया। नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपने की हुई हैं, जो वैकेंट लैंड पर ही है, अब ऑपरेट नहीं हो रही है, वो काम में नहीं आ रही बिजनेस के साथ में, जैसे आपने 2 दुकानें ली, एक खाली पड़ी हुई है साथ में, काम में नहीं आ रही बिजनेस में, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एसेट है। इंटरेस्ट इनकम जो अभी मिली नहीं है, तो ये आपके यूजेज बेस पे ऑपरेटिंग एसेट और नॉन ऑपरेटिंग एसेट होगी। कन्वर्शन बेस पे एसेट को आप फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, करंट जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएं, जो कि अकाउंट रिसीवेबल, किसी से पैसा लेना है, इन्वेंट्री जो भी सामान बेचने के लिए आपने रखा है, पेन कापी पेंसिल, और कैश जो आपके पास पड़ा है, ये करंट एसेट है। और फिक्स एसेट हो गया जो बिल्डिंग होगी, मशीनरी होगी, इक्विपमेंट होगी, पेटेंट होगा, जो बेचने के लिए नहीं है, रीसेल के लिए नहीं है, उसका बेनिफिट ये नहीं है कि 1 ही साल में मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होते हैं फिक्स एसेट की। ओके, आई होप आपको एसेट के बारे में जानकारी होगी। अब आती है, हम बात करते हैं लायबिलिटी पे। देखो थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग लगे बीच में, हम एंड पे रिवाइज भी करवाएंगे चीज़ों को, सारी बिल्कुल चीज़ें एकदम क्लियर होने वाली हैं, ज़्यादा आपका फोकस वर्डिंग पे रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे लायबिलिटी। लायबिलिटी हो गया उधार। कोई भी बिजनेस आप चलाते हो ना, आपको उधार कभी कभी लेना पड़ता है, या तो आप बैंक से कहीं लोन ले देते हो, या किसी कोई दोस्त था यार, आपने कहा यार 1 लाख रुपये दे दो यार, मैं दुकान खोल रहा हूँ और आपको 6 महीने बाद दे दूंगा। अगर आपने किसी दोस्त से ले लिया, उसको हम क्रेडिटर कहेंगे, वो जिसको आपने पैसे देने हैं, जिससे आपने उधार लिया हुआ है, ठीक है, उसको क्रेडिटर कहेंगे। आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हो तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी 6 महीने के लिए। अगर आपने मॉर्टगेज करवा दिया, आपने इस तरह का लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, ठीक है। उधार ही है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। आप सबसे पहले लायबिलिटी को समझ लो। लायबिलिटी मीन्स उधार, ठीक है, बोझ होता है एक किस्म का, बर्डन होता है लायबिलिटी बिजनेस के ऊपर। एनी अमाउंट द बिजनेस ओज टू अदर, ओज होता है देना है, बाकी किसी को देना, अदर्स को देना है, ठीक है। एक बंदे से आपने 50,000 रुपये लिया हुआ है, एक बंदे से आपने बैंक से आपने 5 लाख रुपये लिया है, तो ये जो पैसा जो देना है आपको, ये लायबिलिटी है बिजनेस को, सॉरी बिजनेस के टर्म से, आप मैं कह रहा हूँ समझ लेना, बिजनेस के टर्म से समझ लो। लायबिलिटी जो उधार है, या तो शॉर्ट टर्म हो सकता है, जो 1 साल के अंदर, शॉर्ट टर्म हुआ 1 साल के अंदर अंदर आपको देना है। क्रेडिटर से, जिस किसी बंदे से उधार लिया है आपने, जैसे आपने होलसेलर, आपने स्टेशनरी शॉप खोली है ना, आप होलसेलर यानी बड़ी सिटी से, दिल्ली से सामान मंगा रहे हो आप होल सेल पे स्टेशनरी का, तो उसको अभी कहा यार अभी सामान भेज दो, इतना इतना ये भेज दो, पैसे आपको 2 महीने के बाद दे देंगे, जब कमाएंगे तो दे देंगे। तो ये क्रेडिटर्स होते हैं, ये एक किस्म की शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अभी और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी जो पैसा आपको अभी देना है, मतलब सैलरीज होगी, यार किसी बंदे ने आपका काम कर दिया, मुलाजिम आपके लगे 1 महीना उन्होंने लगा लिया है, बिजली आपने 1 महीने चला ली है, उसके अब पैसे देने हैं, बिल पे करने हैं, सैलरी देनी है, रेंट पे करना है, तो ये चीज़ें क्या हैं, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। शॉर्ट टर्म लोन लिया है किसी से, बिल रिसीवेबल्स हैं, पेएबल हैं, तो ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में आएगी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी उधार कौन सा होता है, जो 1 साल के बाद, आफ्टर 1 साल आपको पे करना है, लॉन्ग टर्म लोन, मॉर्टगेज लोन हो गया। अब ये थोड़ी सी डिफरेंट टर्म है, कंटीजेंट लायबिलिटी। ये एक ऐसा उधार है, ये ऐसा पैसा देना है, हो सकता है देना हो ना भी देना हो, लेकिन ये आप इसको लायबिलिटी मान के चलते हैं। सपोज कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपको लग रहा है हो सकता है कोर्ट जो है आपको जुर्माना कर दे, फाइन लगा दे, वो पैसा आप एक माइंड में रखते हो कि भाई ये भी एक किस्म की उधार है। गारंटी इशू, आपने किसी चीज़ की गारंटी दी, हो सकता है उसकी मशीन ख़राब हो जाए, ठीक है, आपको मशीन की दुकान है, आपने वॉशिंग मशीन दी है, कहा ये ख़राब होगी वापस, तो हो सकता है ख़राब हो जाए, अभी हुई नहीं है, तो ये इस तरह की उधार लायबिलिटी को आप कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ये जो अकाउंट्स की आप बुक्स नोट करते हैं ना, इसमें आप बैलेंस शीट में ये नहीं लिखते हो, ये एज अ नोट लिखते हो, अकाउंट्स में नोट में लिख दो कि भाई इतना आपका कंटीजेंट लायबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये आपकी लायबिलिटी क्लियर हो गया, कोई शक इसमें लायबिलिटी क्या है। ओके, ड्राइंग बिल्कुल सिंपल वे में, इतना मुश्किल नहीं है जिसको जितना आपको बताया जा रहा है। ड्राइंग क्या, अच्छा देखो, मैंने स्टेशनरी दुकान खोली हुई, आपको बता दिया मैंने, ठीक है। अब मेरे बच्चे पढ़ रहे, मेरे यार घर में वाइफ ने कहा यार अब क्या करना कि 10 नोटबुक चाहिए बच्चों को, और 5 पेंसिल ले आना, 5 इरेजर ले आना। तो ये मैंने सामान उठा लिया दुकान से, अपने पर्सनल घर फैमिली यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो वो जो सामान उठा लिया बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो ड्राइंग हो गया, इससे ऊपर कहने की जरूरत नहीं, खत्म कहानी, ड्राइंग ओके, कोई परेशानी। मनी और गुड्स, या पैसे उठा लिया, अब कहा यार 10 रुपये इमरजेंसी जरूरत पड़ गई, दुकान से उठा लिया, आपने बिजनेस से निकाल लिए, ओनर ने निकाल लिए, तो मनी और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, इसको ड्राइंग कहेंगे। टेकिंग 10,000 कैश ले लिया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए,
टेकिंग होम गुड्स, घर का सामान, मैंने अभी कहा पेंसिल कापी उठा ली बच्चों के लिए 20,000 की फैमिली यूज़ के लिए। ड्राइंग जो है ये ड्राइंग होती है, और ड्राइंग क्या करती है, ओनर के जो कैपिटल है, जो पैसा उसने लगाया हुआ है बिजनेस में, उसको रिड्यूस करती है। ये कॉमन सेंस की बात है, कोई मुश्किल नहीं है। ड्राइंग में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ओके, आई होप नहीं आनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग आपको यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ बात आती है एंटिटी की। एंटिटी क्या है? एंटिटी रेफर्स टू अ बिजनेस यूनिट। एक बिजनेस यूनिट जो आप स्टार्ट करें, दैट इज एंटिटी। जो आपने दुकान स्टेशनरी खोली है वो है एंटिटी, दैट इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ओनर्स, फ्रॉम द ओनर। ये जो ओनर और ये दुकान, जैसे आप मालिक हो, लेकिन आप मालिक और जो बिजनेस है इसको अलग अलग रखा जाता है अकाउंटेंसी में। ये आपको आगे जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एंटिटी एक्चुअली क्या है। एक वो बिजनेस यूनिट है, वो बिजनेस यूनिट यानी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। इफ़ राजू स्टार्ट्स अ बिजनेस, आपका नाम राजू है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, राजू क्या हुआ, ओनर हुआ बिजनेस का, लेकिन जो राजू का बिजनेस है उसको हम कहेंगे एंटिटी। क्लियर, सिंपल। बोथ आर ट्रीटेड सेपरेट इन अकाउंट्स, अकाउंट में दोनों को अलग अलग माना जाएगा। ऐसा नहीं है मेरा बिजनेस है तो मैं ही बिजनेस हो गया, वो बात नहीं है। अब एंटिटी दो तरह की होती है। बिजनेस एंटिटी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए इस्टेब्लिश की जाए, जो आपसे स्टेशनरी शॉप आपने खोली, कोई भी सोल प्रॉपर्टरशिप, जैसे प्रॉपर्टरशिप सोल खुद का एक बिजनेस, ठीक है, पार्टनरशिप फिर्म भी हो सकती है, आपका शेयर भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, ये बिजनेस एंटिटी है। और नॉन बिजनेस हुई नॉन प्रॉफिट एंटिटी, एन एंटिटी दैट इज नॉट इस्टेब्लिश टू अर्न बेनिफिट बट फॉर सर्विस और वेलफेयर के लिए, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब, चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओज। ये क्या होती है? नॉन, ये भी एक किस्म की एंटिटी है, लेकिन ये क्या होती है? नॉन बिजनेस एंटिटी। क्लियर, कोई मुश्किल नहीं है, एंटिटी क्लियर है। आई होप सिंपल वर्डिंग में लिखा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है एक्सपेंडिचर की। तो एक्सपेंडिचर में आपने ध्यान रखना खर्चा किस किस्म का होता है। एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर, अच्छा जी, एक्सपेंडिचर रेफर टू अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इक्योर्ड बाय बिजनेस टू एक्वायर एसेट्स, गुड्स, सर्विसेज। एसेट, गुड्स, सर्विसेज को एक्वायर करने के लिए जो भी चीज़ पैसा खर्च करती है, जो नगद पैसा खर्च कर दिया या उधार लेके भी वो चीज़ें की एसेट लिए या कुछ, ये सारा एक्सपेंडिचर कहलाता है, खर्चा। इन सिंपल वर्ड बताएं तो एक्सपेंडिचर का मतलब होता है मनी गोइंग आउट, पैसा जा रहा है बाय, टू फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के बेनिफिट के लिए, चाहे वो गुड खरीदने में खर्च हो रहा है, एसेट लाने में, बिजनेस के एसेट्स लाने में, या किसी बिजनेस के लिए कोई सर्विस लाने में, तो ये सारा एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो ये क्योंकि एक बड़ी टर्म है, इसको हम क्लासीफाई करते हैं 3 टाइप में। वो क्या है आपके सामने है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीनों को इजीली वे में आप समझें। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा जो आपने ऐसे गुड लाने में खर्च किया लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसे चीज़ें आपने खर्च की, चीज़ें लाई बिजनेस में जो आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट देंगी, मोर देन 1 साल से ज़्यादा तक बेनिफिट देंगी, वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ जो डे टू डे आपके खर्चे हैं, जिसको एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। आपने जो आप सामान बेच रहे हो, स्टेशनरी, आज आपकी पेंसिल खत्म होगी दुकान पे, आपने आके 200 पेंसिल ले आई, कल आपकी नोटबुक खत्म होगी, आपने 500 नोटबुक मंगा दी। ये जो खर्चे हैं ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये ऐसे खर्चे हैं जो आप खर्चे करोगे लॉन्ग टर्म के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लॉन्ग था, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन ये इससे कोई सामान नहीं आएगा। ऐसे खर्चे जो फायदा तो देगा बिजनेस को, लेकिन इससे कोई सामान नहीं लाएंगे आप। फिर क्या है? ये होगी जैसे एडवर्टाइजमेंट, आपने दुकान की एडवर्टाइजमेंट आपने न्यूज़ में डाल दिया, न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे पैसे दिए उसको एडवर्टाइज करने के लिए, ताकि इससे बिजनेस का बेनिफिट हो सके। तो इस तरह के खर्चे को, ये होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए, लेकिन इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो रुको 1 मिनट। कैपिटल एक्सपेंडिचर फिर से बता दो तीनों। अभी एक्सपेंडिचर की 3 टाइप में बोलूंगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंड टू एक्वायर, इंस्टॉल और अपग्रेड फिक्स्ड एसेट्स। जो फिक्स्ड एसेट्स उसको इंस्टॉल करने या उसको अपग्रेड करने के लिए जो खर्चा होता है, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं 1 साल से ज़्यादा, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं इन सिंपल लैंग्वेज है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो खर्चे हैं हेल्प द बिजनेस इंक्रीज इट्स अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, इसकी इफिशियंसी, लाइफ ऑफ एसेट्स को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट क्या होती है आगे फाइनल अकाउंट्स में आप पढ़ोगे, बैलेंस शीट में इसको फिक्स एसेट में रखा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को। एग्जांपल के तौर पे परचेज ऑफ मशीनरी, आपने मशीनरी और ले आई आपके शॉप में, सपोज आपका बिजनेस है, उसमें आपने 1-2 कंप्यूटर और डाल दिए, नए प्रिंटर्स, कंप्यूटर आपने नया डाल दिए। लैंड आपने ले लिया, एक दुकान और साथ में खोल दिया आपने नई खरीद के। बिल्डिंग बनाई, फर्नीचर लाए नए, आप 2 कुर्सियाँ और ले आए, आपकी 2 मुलाजिम और आपने रख लिए, उनके लिए 2 कुर्सियाँ भी ले आए, 2 टेबल या डेस्क आपने नए ले आए दुकान पे। तो ये इस तरह के खर्चे आगे भी आप समझ सकते हो, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा है।
ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंसेस भी कहते हैं। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मनी स्पेंड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, जो डे टू डेली जो आपका खर्चा खरीदना, आप जो सामान ला रहे हो उस पर खर्च रहे हो, जो आप रेवेन्यू कमाने के लिए खर्च रहे हो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा ना। इट्स बेनिफिट शॉर्ट टर्म होगा, नॉर्मली कंज्यूम विद इन द ईयर हो जाता है नॉर्मली। दीज एक्सपेंसेस हेल्प बिजनेस फंक्शन स्मूथली बट डू नॉट इंक्रीज द एसेट्स वैल्यू, नहीं बढ़ाता, लेकिन जो फंक्शन को चलाने के लिए अपना बिजनेस को ये ज़रूरी है। जैसे कि आप कहें सैलरी, एग्जाम्पल से आप समझे, सैलरी आपने पे की, ये क्या है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेजीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रूटीन जो रिपेयर और मेंटेनेंस, रूटीन रिपेयर को मशीन बड़ी लाई वो नहीं है, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑफिस के जो खर्चे हैं छोटे मोटे, या जो आपके ऑफिस मतलब अभी जो आपका दुकान है उसके खर्चे हैं छोटे मोटे, तो वो सारी चीज़ें जो है खर्चे वो आपके आ जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्लियर, एक्सपेंडिचर क्लियर हो गया। लॉन्ग टर्म खर्चे हो गए, शॉर्ट टर्म खर्चे हो गए, और आपके आगे डिफर्ड जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए खर्चे किए, ये भी लॉन्ग टर्म होते हैं, इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये किसी चीज़ को परचेज करने वाले खर्चे नहीं है। एडवर्टाइजमेंट हुआ, रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्चा किया, डिस्काउंट या लॉस इन इशू डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन में जो लॉस या डिस्काउंट हुआ, ये सारे चीज़ें जो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं। अकाउंटेंसी में कुछ ऐसी टर्म्स आपको दिखेंगी, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल एकदम से याद कर लेना। मैं आपको बता दूं, आज रात 12 बजे तक आप पढ़ते हो, जितने बजे तक भी पढ़ते हो, रात होने से पहले, सोने से पहले, आपकी जितने ये टर्म्स हैं, जो भी आप 20-25 टर्म पढ़ेंगे, एक एक टर्म एकदम से याद होनी चाहिए। आपको ऐसे कोई बोले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एकदम से उसका बता दो ये क्या होता है। आपको पूछा प्रीपेड एक्सपेंस, एकदम से बता दो। कैपिटल पूछे, एकदम से। ड्राइंग क्या, एकदम बता दो। सोचने की भी जरूरत ना पड़े, इतने अच्छे से आपको याद होनी, कोई मुश्किल नहीं है। खाली 5 बार सिर्फ रीड करनी है, 2 घंटे लगेंगे आपको, 5 बार रीड कर लो अच्छे से, ध्यान से सोच के, तो ये आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंस हो गया खर्चे, वही जो आपके मैंने कहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस डे टू डे खर्चे जो होते हैं। एक्सपेंस द कॉस्ट स्पेंड टू रन द बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू, जो बिजनेस चलाने के लिए डे टू डे सैलरीज, मुलाजमों की, जो दुकान पे 2 बंदे रखे हुए मैंने, उसके जो सैलरीज हैं, या जो दिन के वो चाय वाय पी लेते हैं उनका खर्चा, या कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये दुकान मैंने किराए पर लिया है वो उसका रेंट, ये सारे एक्सपेंसेस जो हो गए ना, इसको कहेंगे, इसको हम कहेंगे, इन खर्चों को एक्सपेंस कहेंगे, ठीक है। और एक्सपेंस 2 तरह के होते हैं, एक होता है आउटस्टैंडिंग और एक होता है प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग वो यानी काम ले लिया, पैसे नहीं दिए, मतलब एक्सपेंस दैट आर ड्यू बट नॉट येट पेड, खर्चा हो चुका है, यानी वो काम उसका आ चुका है लेकिन अभी पैसे पे नहीं हुए। जैसे सैलरी अनपेड, मुलाजिम ने 1 महीना पूरा कर लिया है, जो हमने बंदे रखे उसके महीना पूरा हो गया, सैलरी दी नहीं है, अब वो देनी है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये ऐसा खर्चा करना है अभी। रेंट अनपेड है, महीना पूरा हो गया दुकान को, अभी उसका 10,000 किराया देना है। वेजेस अनपेड है, ये आपको एज अ लायबिलिटी शो होता है, याद रखना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो जस्ट उनका उसकी जो सर्विस ले चुके हैं आप, खर्चा अब एक हिसाब से हो चुका है, आप पैसे देने बाकी हैं, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। प्रीपेड हुआ, पहले ही पैसे कर दे दिए, अब उसका बेनिफिट लेना बाकी है। एक्सपेंस पेड इन एडवांस बिफोर दे बिकम ड्यू, यानी सिंपल से प्रीपेड इंश्योरेंस, पहले से आपने इंश्योरेंस पे कर दिया। प्रीपेड रेंट, आपने 4 महीने का पहला एडवांस किराया दे दिया दुकान का। मोबाइल रिचार्ज, सिंपल लैंग्वेज में समझो, मोबाइल रिचार्ज, आज आपने 3 महीने का रिचार्ज पैक करवा लिया, अब उसका बेनिफिट 3 महीने तक आपने लेना है, पहले एडवांस में आपने पे कर दिया, खर्चा कर दिया, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस होता है। नाम से पता चल रहा है, कोई मुश्किल नहीं, इसको एसेट की तरह यूज़ किया जाता है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्योंकि अभी देना बाकी है, तो लायबिलिटी होगा, उधार ही है ना एक किस्म का, तो ये चीज़ आपने समझना है। अब हम बात करेंगे इनकम की, प्रॉफिट की। तो इनकम क्या होता है? इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, किसी पर्टिकुलर टाइम में, एक साल में जो आप पैसा कमाओगे वो दैट इज इनकम। इन अदर वर्ड हम समझे तो इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, जो कमाया टोटल और उसमें जो खर्चा कर दिया आपने, माइनस करो जो बचा आपका, वो आपकी इनकम होगी। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू, टोटल जितने भी सेल्स हुई, जो भी आपने सेल की है, उसके अलावा भी कोई पैसा इधर उधर से आया आपको, वो सारा आप मिलाओगे, सपोज वो सारा आपका हो गया 1,000 और 800 रुपये का आपका खर्चा उसमें हुआ सारे का, चाहे वो स्टेशनरी आपने सामान ख़रीदा या उसके लाने में, रेंट में, आपके इंश्योरेंस पे किया, या कुछ भी कोई चीज़ भी आपने खर्चा किया, एडवर्टाइजमेंट पे, सारे खर्चे को आप माइनस कर दो, जो बचा 200 रुपया, वो आपका प्रॉफिट या इनकम होगी। क्लियर? अब ये 2 टर्म्स आप याद रखना, इंक्योर्ड इनकम और डेफर्ड इनकम, जो अभी आपने एक्सपेंस में समझा उसी तरह का ये समझ लो, वो एक्सपेंस में था, ये इनकम में है। एक्योर्ड इनकम, इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव, एक हिसाब से आपने पैसा कमा लिया है लेकिन आपको मिला नहीं है, इंटरेस्ट आपका बन रहा है लेकिन अभी नॉट येट रिसीव, मिला नहीं है, वो एज अ एसेट शो होगा, पैसा जो कमा लिया है लेकिन अभी आपको मिला नहीं है।
डेफर्ड इनकम क्या हुआ? अनअर्न्ड इनकम, अभी कमाया नहीं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले ही पैसा मिल गया, अभी वो एक्चुअली कमाया नहीं है। बिफोर इट अर्न, पहले ही कमाने से पहले मिल गई। जैसे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। सो आपकी आपकी एक दुकान है 5-10, सपोज ये अलग बिजनेस है समझना, आपने किराए पर दी हुई है, घर में किराए पर दिया, कोई बिजनेस आपने खोला उसमें किराए पर दी है कुछ चीज़ें, उसका रेंट आपने ले लिया, रेंट रिसीव। जैसे आपने आपका शटरिंग की दुकान है, आपने शटरिंग दी हुई है पहले, अगर आपने पैसा ले लिया, काम उसका अभी बाकी है, तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे आप सपोज में कोर्स खोला है, आपने पेमेंट कर दिया अभी कोर्स ज्वाइन करने की, लेकिन उसको एग्जाम तक आपने उसका बेनिफिट उठाना, अभी मैंने क्लासेस आपको देनी है, ये बेस्ट एग्जांपल समझ लो डिफर्ड इनकम की। अब मैंने इनकम कमा ली सपोज आपसे, लेकिन आपको अभी उसका जो हम कहेंगे क्लासेस देना बाकी है, तो इसको एज ए लायबिलिटी शो करेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखें, इनकम में दो टाइप्स, एक्योर्ड और डेफर्ड। क्रेडिटर्स और डेटर्स को आपने गुड्स की परचेज और सेल्स के हिसाब से समझना है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा जैसे आपकी एक बड़ी दुकान है स्टेशनरी की, तो आप कहीं से सामान खरीदते हो होल सेल पे, आपने दिल्ली से मंगा लिया सामान जो है, 1000 पेंसिल मंगा लिया, 2000 पेन आपने मंगा लिए, या कोई और स्टेशनरी का सामान मंगा लिया, बुक्स आपने मंगा ली, तो उसका पैसा भी देना बाकी है, तो वो क्रेडिटर है जिससे सामान मंगाया आपने। पीपल आर ऑर्गेनाइजेशन टू होम द बिजनेस ओज मनी, वो पर्सन वो या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इंडस्ट्री या कंपनी जिसको आपने पैसा देना है, यानी बिजनेस ने पैसा देना है आपके बिजनेस ने, तो वो आगे वो क्या होता है, उनको क्रेडिटर कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें, या किसी से भी आपने उधार ले लिया ना, जिसको उधार देना आपने, तो वो क्रेडिटर हो गया। दीज सप्लायर फ्रॉम होम द गुड्स एंड सर्विस आर परचेज ऑन क्रेडिट, जहाँ से आधार में आपने गुड्स और सर्विस को परचेज किया, वो क्रेडिटर हो गया। एग्जाम्पल, इफ द गुड्स वर्थ 8000 का सामान गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट, आधार पे आपने क्रेडिट पे लिए, उधार पे लिए, फ्रॉम द सप्लायर, दैट सप्लायर जो है वो जिसने पैसा उधार पे दिया, सामान दिया उधार पे, वो क्रेडिटर कहलाता है। क्लियर। डेटर हो गया जिससे आपने पैसा लेना है, आपका कोई आगे छोटी दुकान है, आपने 500 पेंसिल और 200 पेन उसको दे दिए, वो लेकर गया आपसे, कहा 5 देंगे आगे, या किसी बंदे ने उठा लिया आपसे, कोई आपके चाचे का लड़का आ गया, आपके 5 पेंसिल और 5 पेन दे दो, पैसे बाद में दूंगा, तो वो आपके लिए बिजनेस के लिए डेटर है, यानी उससे पैसा लेना है। पीपल ऑर्गेनाइजेशन हु ओज मनी, वो लोग या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको पैसे देने हैं, वो ओज मनी टू द बिजनेस बिकॉज दे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, जिसने आधार पे खरीदे थे। कोई मुश्किल नहीं है, दोनों वर्ड। क्रेडिटर जिसको पैसा देना है आपने, जिससे आपने सामान लिया हुआ है आधार में, वो डेटर जिससे आपने पैसा लेना है, सामान दे दिया आपने आधार पे लेकिन पैसा लेना है। सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्रेडिटर्स और डेटर्स में, ठीक है। क्लियर है, ओके। अच्छा, इसी से जुड़ती टर्म्स है अकाउंट्स पेएबल। अब यहाँ गुड्स और सर्विस की बात नहीं, ओवरऑल बात है अकाउंट्स पेएबल, वो सारे पैसे जो आपको देने हैं उधार, मनी द बिजनेस मस्ट पे टू द सप्लायर क्रेडिटर्स, वो अकाउंट्स पेएबल हो गया। इट अपेयर्स ऑन द लायबिलिटी, एक किस्म का अकाउंट जो पेएबल होता है ना, ये लायबिलिटी होती है बैलेंस शीट में। अकाउंट रिसीवेबल, जो पैसे लेने हैं, सारे ओवरऑल पैसे जो भी सामान बेच के या सर्विस दे के या कुछ भी करके आपने पैसे कमाए हैं, अभी लेना बाकी है डेटर्स से लेना बाकी है, तो वो अकाउंट्स रिसीवेबल है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, लेना है, अकाउंट्स पेएबल है, देने हैं अभी। तो क्लियर है, कोई मुश्किल। डिप्रिसिएशन अलग है एक टर्म। डिप्रिसिएशन होता है वैल्यू खत्म हो, जैसे आपने गाड़ी, आज आपने एक मोटरसाइकिल निकाला नया पल्सर या कोई बुलेट निकाली आपने, आज आपने निकाली 2.5 लाख की, तो 5 दिन के बाद भी अगर आप किसी को बेचने जाओ ना, तो उसकी 2 लाख की कीमत हो जाएगी, 50,000 उसी वक्त कम हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू कम होती है ना, इसको डिप्रिसिएशन कहा जाता है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू यूज, वेयर टेयर और टाइम की वजह से। इस एग्जाम्पल के तौर पर मशीनरी लॉस वैल्यू ईच ईयर, व्हीकल लॉस वैल्यू एज द एज, जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा उसकी वैल्यू कम होती जाएगी गाड़ी की। तो यही होता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस, एक किस्म का ये एक्सपेंस है, लेकिन कैश तो इन्वॉल्व नहीं हो रही इसमें, कोई मनी तो नहीं जा रही है, इसको नॉन कैश एक्सपेंस कहा जाता है। कोई परेशानी यहाँ पर? तो बिजनेस में ट्रांसैक्शन होती है और वो दो साइड को इफेक्ट करती है, बिजनेस ट्रांसैक्शन, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर एक बंदा आया आपकी दुकान पे बिजनेस पे, उसने 10 पेंसिल ले ली, तो आपने पेंसिल बेची, उसने पेंसिल ली, तो ये ट्रांसैक्शन होगी, बिजनेस ट्रांसैक्शन। बिजनेस ट्रांसैक्शन इज एनी फाइनेंशियल एक्टिविटी और इकोनॉमिक इवेंट दैट बिटवीन टू पीपल और पार्टीज दैट स्टार्ट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस। यहीं से तो सारी अकाउंटेंसी आगे स्टार्ट होगी। आप देखोगे बिजनेस ट्रांसैक्शन होगी, फिर वो सारे आप उसको आइडेंटिफिकेशन, वोचर बनना, फिर रिकॉर्ड करना जर्नल में, फिर उसके बाद उसको क्लासीफाई करना लेजर में, फिर आगे आपका उसका ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स में आप चले जाओगे। तो ये एक सीक्वेंस में चलेगी आगे कहानी। तो बेसिकली आपको ट्रांसैक्शन याद रखना है, दो पीपल और पार्टी के बीच में कोई भी जो है फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इवेंट होता है।
इट इज़ एन इवेंट दैट इन्वॉल्व्स मनी एंड कॉज अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। मनी तो इन्वॉल्व होगी। इन सिंपल वर्ड समझ लो, अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज आर एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग वैल्यू। सिंपल सी दुकान की बता दें, एक बंदे ने सामान लिया, आपने बेचा, उसने लिया, एक सेल किया, एक परचेज किया और कहानी ख़त्म। सेलिंग, देखो सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ एग्जांपल दी हैं। सेलिंग ऑफ गुड्स एक ट्रांजेक्शन है, बाइंग ऑफ गुड्स, रिसीविंग मनी फ्रॉम द डेटर्स, पेइंग मनी टू द क्रेडिटर्स, बाइंग और सेलिंग द फिक्स्ड एसेट्स, पेइंग इंटरेस्ट, पेइंग इन डिविडेंड्स। तो ये सारी क्या हैं, एग्जांपल्स हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की। अब बात आती है डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या है, रिडक्शन इन द प्राइस। सबको पता है अभी हमने ओनली 150 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा, क्वालिटी आपको खुद पता चल जाएगी, ठीक है। और बाकी तरफ आपको मिल रहा है कहाँ, 1299 में आपको कोर्स मिल रहा है, 799 में, 850 में। तो इस रेट पे आपको मिल रहा है। तो हमने बिल्कुल 99% से भी ज़्यादा, हम समझ लो है 90% से ऊपर आपका डिस्काउंट रखती है। रिडक्शन इन प्राइस डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो कैश सिंपल जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है डेली, आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो, उस पर जो डिस्काउंट मिला, दैट इज कैश डिस्काउंट। गिवन टू कस्टमर फॉर क्विक अर्ली पेमेंट के लिए, कि यार ये डिस्काउंट ले लो ताकि पेमेंट जल्दी हो सके। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स। एग्जाम्पल, इफ द बिल बनता है आपका 1000 का, कस्टमर पेज इमीडिएटली डिस्काउंट पे जाके, आप इमीडिएटली पे करते हो 50 का डिस्काउंट हो जाएगा। आप कहीं आप अमेज़ोन या किसी ऑनलाइन आप शॉपिंग साइट पे जाते हो ना, वहाँ पर अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे जाते हो आपको 50 ज़्यादा पे करना। अगर आप डायरेक्ट पेमेंट करते हो, प्रीपेड पेमेंट पे जाते हो, आपको 60-50 रुपये कम पे करना पड़ता है। ये होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर फॉर बल्क परचेजेस के लिए आपको जो डिस्काउंट दिया जाता है, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ओनली द नेट प्राइस इज रिकॉर्डेड। ये MRP होता है, MRP पे आपको जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। जो नेट कहेंगे बल्क परचेजेस पे आपको मिलता है। ये कस्टमर लेवल पे नहीं है, अपर लेवल पे, हायर लेवल पे। एक और टर्म यहाँ पर देख लो, बैड डेट। देखो आपने डेटर्स देखे, डेटर्स क्या होते हैं, जिनसे आपने पैसा लेना है। आपने सामान दे दिया एक बंदे को, आपने दे दिया सामान आपका 50 पेंसिल और 50 बुक आपने दे दी, ठीक है। अब आपको लग रहा है उसका तो ख़त्म हो गया कहानी, वो कहीं उसका, या हम कहेंगे उसका कोई बिजनेस था वो बिल्कुल लॉस में चला गया, उससे आप पैसा आपको मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है, तो वो बैड डेट हो गया। ऐसे डेटर्स जिससे पैसा मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है, वो बैड डेटर्स। अमाउंट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स, ऐसा पैसा जो डेटर्स से जिनसे पैसा आपने लेना और रिकवर हो ही नहीं सकता है, उसको बैड डेट्स कंसीडर किया जाता है। क्लियर। अ डेटर हु ओज 10,000 इज अनेबल टू पे। एक डेटर है जिसको आपको पैसा देना था, आप मतलब बिजनेस, आपको आपकी जो शॉप, स्टेशनरी शॉप है, उसको पैसा देना था, 10,000 उसको देना था, लेकिन वो नहीं, उसका दिवालिया हो गया, ख़त्म हो गया, उसकी वो बिल्कुल कहेंगे लॉस में चल रहा है, तो उसको वो पैसा दे ही नहीं सकता। तो ये इसको हम कहेंगे, इस पैसे को बैड डेट कहेंगे। इट बिकम्स बैड डेट एंड शोन एज लॉस। तो इसको लॉस की तरह ही डेफिनेटली शो किया जाएगा जब आप अकाउंट्स बनाओगे। अब गुड्स की बात है, तो गुड्स क्या चीज़ें हैं? गुड्स जो भी आप सामान बेचने के लिए लाए हो, दुकान आपकी स्टेशनरी है, उसमें जो नोटबुक, पेंसिल, स्टेशनरी का सामान जो भी आपका है, बुक्स, वो सारी चीज़ें आपकी गुड्स होंगी। गुड्स आर आइटम दैट अ बिजनेस बाइज, जो खरीद के लाता है और उसको बेचने के लिए, कस्टमर को बेचने के लिए रखता है दुकान पे या अपने बिजनेस में, उसको गुड्स कहेंगे। गुड्स क्या है, सिंपली कहेंगे थिंग्स मीन्ड फॉर सेलिंग। वो चीज़ें जो बेचने के लिए रखी गई उसको गुड्स कहेंगे। कुछ चीज़ें होती है जो उधर, जैसे फर्नीचर है, कुर्सी लगाया आपने, वो क्रैकिंग करवाया, वो क्या है, वो एसेट है, वो गुड नहीं है, वो एसेट है, ठीक है। अच्छा, परचेज और सेल। परचेज और सेल, परचेज खरीदना, सेल बेचना सिंपल है, लेकिन फिर भी अकाउंटेंसी के टर्म में देखते हैं। परचेज क्या हुआ, खरीदना। बाइंग गुड्स दैट अ बिजनेस इंटेंड टू रीसेल फॉर आर यूज फॉर ट्रेडिंग। देखो परचेज होगा खरीदना, गुड्स किसकी, क्या चीज़ खरीदना, जो बेचने के लिए सॉरी, जो बेचने के लिए सामान है आपका दुकान का, वो जैसे स्टेशनरी की शॉप है आपकी, तो उसके स्टेशनरी का सामान जो ला रहे हो वो उसको परचेज किंग। ओनली गुड्स परचेज फॉर रीसेल आर कॉल्ड परचेजेस। वो सामान जो आपने सिर्फ बेचने के लिए लाया है वो परचेज होता है। अगर आपने कोई एसेट लाया है तो वो परचेज में नहीं आएगा, ठीक है। बाइंग एसेट, देखो बाइंग एसेट है मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर इज नॉट अ परचेज। ये चीज़ हमेशा याद रखना है। वो सामान जो बेचने के लिए लाया है अपने बिजनेस में, उसको परचेज कहा जाएगा। परचेज इंक्रीज द स्टॉक ऑफ द बिजनेस। अच्छा, परचेज तो हो गया। परचेज रिटर्न क्या है, जिसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड क्या है? व्हेन गुड्स बॉट फ्रॉम अ सप्लायर, आपने दिल्ली से मंगाया एक बड़ी होलसेल से स्टेशनरी का सामान,
मंगाया आपने और रिटर्न बैक, आप उसको वापस भेज देते हो। आपको लग रहा है कोई बुक्स मंगाई थी लेकिन वो नहीं आपको चाहिए है, वापस भेज दिया आपने। इट इज़ कॉल्ड परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। सिंपल है। परचेज रिटर्न, जो परचेज आपने किया वो वापस भेज रहे हो तो इस परचेज रिटर्न कहेंगे। वाई रिटर्न, क्यों? क्वालिटी आपकी सही नहीं लगी, आपको डिफेक्ट आपको लगा, पूर क्वालिटी लगी, एक्स्ट्रा आइटम आपने रिसीव डिलीवर होगी आपको, तो ये चीज़ होता है, इसलिए आपको परचेज रिटर्न करना पड़ता है कभी कभी। तो ये आप परचेज और परचेज रिटर्न क्लियर है, रिटर्न आउटवर्ड। ओके। सेल्स क्या होती है? सेल्स रेफर टू सेलिंग ऑफ गुड्स बेचना, दैट है बिजनेस नॉर्मली ट्रेड इन, जिसमें बिजनेस काम कर, जैसे अभी हमने स्टेशनरी बात कर रहे हैं, स्टेशनरी शॉप की, तो वो स्टेशनरी के जो सामान है वो बेचना। सेल्स क्रिएट इनकम, सेल से ही तो इनकम होगी बिजनेस की, सिंपल बात है। ओनली गुड्स सोल्ड फ्रॉम द स्टॉक, जो आपकी इन्वेंट्री है, जो आपका स्टॉक है, उसमें से जो सामान आप बेचते हो उसी को सेल कहेंगे। सेलिंग फिक्स्ड एसेट, आपने वो जो टेबल लाया एक, आपको लग रहा है कि आप 2 टेबल हो गए, एक बेचते तो वो आपके सेल्स में नहीं आएगा, ठीक है, नॉट अंडर द सेल्स। इट इज डिस्पोजल, इसको हम डिस्पोजल ऑफ एसेट कहते हैं, इसको बुक्स में आप डिस्पोजल ऑफ एसेट लिखते हैं। अब सेल्स तो होगी, सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कह रहा है। आपने बेचा है कोई सामान, वो वापस आपको आ रहा है, आपने किसी को 10 पेंसिल दी जा रहा, कहा नहीं जी पेंसिल नहीं सही है, बेकार है, ले लो वापस, तो वो सेल्स रिटर्न हो गया। व्हेन कस्टमर रिटर्न द गुड्स दैट दे बॉट अर्लियर, इट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, वापस आ गया आपकी तरफ, तो रिटर्न इनवर्ड हो गया। कोई मुश्किल यहाँ पर? अब आपने करना यह है, ग्रुप में आपको नोट्स डाल दूंगा, बिल्कुल तसल्ली से 2 घंटे आपने लगाकर एक एक टर्म को इसकी जो भी वर्डिंग है अच्छे से याद करनी है। बिल्कुल सिंपल वर्डिंग लिखी गई है, एक नज़र लगा लेते हैं। मैं सिर्फ 5-6 मिनट लूंगा आपके, जल्दी से एक मोटी मोटी नज़र लगाते हैं, हालांकि पढ़ना आपने पूरा एक एक पॉइंट है। कैपिटल क्या है? वो सारा पैसा या चीज़ें जो आपने बिजनेस में लगाई हैं, इसको कैपिटल कहेंगे। एसेट क्या है? वो सारा सामान जो बिजनेस में है आपके, चाहे वो करंट एसेट है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, चाहे वो आपका फर्नीचर है, जो आपका स्टॉक है, कोई भी चीज़ें हैं, या उसकी जो गुडविल है कंपनी की, वो एसेट होता है कंपनी के लिए। करंट हो गया जो 1 साल के अंदर अंदर जिसका बेनिफिट मिल जाए, कन्वर्ट हो जाए कैश में, जैसे कैश, स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल। फिक्स्ड हो गया जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए कन्वर्ट होगा कैश में। एसेट जो लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के लिए रखेंगे, नॉट मीट फॉर रीसेल, फिक्स एसेट उसको कहते हैं। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह। टेंजिबल, इंटेंजिबल, बिल्कुल सिंपल है। टेंजिबल जो टच कर सकते हैं, जैसे कि मशीनरी, लैंड, फर्नीचर, इन्वेंट्री, व्हीकल। और इंटेंजिबल है जो टच नहीं किया जा सकता। गुडविल है जो उसकी कंपनी का नाम बनाया हुआ है, जो आपकी शॉप का, आपने गुप्ता स्टेशनरी जो बहुत मशहूर है, वो आपने नाम बताया, सपोज वो आपकी स्टेशनरी, तो आपने उसका नाम मशहूर कराया, वो गुडविल है। पेटेंट, ट्रेड जो आपने लिया है, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। अब बात आती है उधार की, लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या? उधार जो आपको पैसा देना है अदर्स को, बाकियों को। वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, किसी बंदे से आपने होलसेलर से उठाया है, कहा कि 15 दिन के बाद दे दूंगा, ठीक है, या कोई आपने बेनिफिट ले लिया है, आपने मुलाजिम रखे हैं, उनका अभी सैलरी नहीं दी हुई है, बाकी है वो देनी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। तो ये लायबिलिटी शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म हो गया, आपने कोई 10 साल के लिए एक बड़ा 2 करोड़ का लोन ले लिया है, मॉर्टगेज लोन ले लिया है, तो कंटीजेंट ऐसी लायबिलिटी जो आपको लगता है हो सकता है पे करनी पड़ जाए, कोर्ट केस है सपोज, हो सकता है फाइन लग जाए, गारंटी दी हुई हो सकता है मशीन ही टूट जाए, आपको उसका देना पड़े, तो ये होती है कंटीजेंट लायबिलिटी। क्लियर? लायबिलिटी। ड्राइंग क्या है? जो आपने बिजनेस से पैसा उठा लिया पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, एक दुकान से आपने 10 कापियाँ और पेन अपने बच्चों के लिए घर में ले लिया है, तो वो आपका ड्राइंग हो जाएगा। और एंटिटी क्या होता है? कोई भी बिजनेस यूनिट को एंटिटी कहा जाता है। जैसे राजू ने बिजनेस स्टार्ट किया, राजू एक ओनर है, लेकिन राजू का जो बिजनेस है, वो जो स्टेशनरी शॉप स्टार्ट की उसने, वो एंटिटी है, ठीक है। एंटिटी 2 तरह की हो सकती है। बिजनेस एंटिटी जो प्रॉफिट के लिए, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, आपने जो स्टेशनरी शॉप खोली वगैरह। बिजनेस नॉन बिजनेस एंटिटी हो गया जो प्रॉफिट के लिए नहीं है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, क्लब, चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह हो गया। एक्सपेंडिचर, खर्चे देखो 3 तरह के हैं। एक्सपेंडिचर 3 तरह के हैं, खर्चे 3 तरह के हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल से ज़्यादा के बेनिफिट के लिए आप खर्चा करते हो, जो कोई एसेट ले आते हो आप उसको, कोई मशीनरी इंस्टॉल करते हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आप डेली की, जैसे कि महीने का रेंट दे दिया, जो मुलाजिम रखे उनकी सैलरी दे दी, जो चाय पानी दुकान पे आपका खर्चा हो रहा है, कोई सामान लेने के लिए गाड़ी रखी है, आने जाने का उसका पेट्रोल लगता है, ये आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ऐसा एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन इससे कोई चीज़ खरीदते नहीं हैं आप, ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए खर्च होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर के बाद एक्सपेंस आ गया। एक्सपेंस 2 तरह के, एक हो गया काम ले लिया, पैसा देना बाकी है, मुलाजिम ने आपका जो 2 बंदे आपने रखे हैं उनका महीना पूरा हो गया, अभी आप उसकी सैलरी नहीं दी, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस यानी जैसे आपने पहले ही दे दिया, आपने एक दुकान का 5 महीने का किराया एडवांस दे दिया, अभी अपने 5 महीने हुए नहीं है, या आपने मोबाइल रिचार्ज, सपोज सिंपली कहें आपने दुकान में फ़ोन रखा है, उसका रिचार्ज एडवांस में करा दिया मोबाइल का, तो वो अभी उसका बेनिफिट लेना बाकी है, वो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? इनकम जो पैसा कमाया, यानी जो सारा खर्च
आप सॉरी जितना भी पैसा कमाया, सेल हुई है, जो भी अदर पैसा आया, उसको आपका एक्सपेंस माइनस कर दो उसमें से जो खर्चा हुआ, तो आपका जो बचेगा वो आपका इनकम हो जाएगा। और इनकम दो तरह की, एक होती है इक्योर्ड इनकम, ठीक है, इनकम अर्न लेकिन अभी तक मिली नहीं है, इक्योर्ड हो गया इनकम अर्न यानी प्रीपेड, आपने पैसे कमा लिए लेकिन मिले नहीं, जैसे इंटरेस्ट आपका बन रहा है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये इनकम हो गया। आपके महीना एक कहीं पर काम कर लिया है सपोज, तो वो अभी सैलरी मिली नहीं है, वो इनकम कमा तो ली अभी मिली नहीं है, तो इक्योर्ड इनकम होगी वो। डेफर्ड इनकम क्या होगी? अनअर्न्ड इनकम, अभी कमाई नहीं है लेकिन मिल गई, जैसे कि रेंट रिसीव्ड इन एडवांस मिल गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। मैंने कहा जैसे आप सपोज मेरा अगर कोचिंग का बिजनेस है, मैं आपसे पैसे ले लेता हूँ, अभी आपको मैंने सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, तो ये डेफर्ड इनकम होगी। क्लियर? डेटर्स क्या होते हैं? जिनसे हमने सामान लिया है, पैसे देने बाकी है। मैंने सप्लायर दिल्ली से सामान मंगाया था ना, आपको बताया, सामान मंगाया मैंने, उसका अभी 50,000 बाकी है देना, 80,000 रुपये अभी देना बाकी है। तो वो जो बंदे हैं जिसको पैसा मैंने देना है सप्लायर, वो उसको क्रेडिटर कहेंगे। ये हमारे लिए एक किस्म की ये लायबिलिटी है। डेटर्स क्या होता है? डेटर एक किस्म का एसेट है हमारे लिए। डेटर जिससे पैसा लेना है, पीपल ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमें पैसा, बिजनेस को पैसा देना है, ठीक है, मतलब हमें बिजनेस को पैसा देना मतलब पैसा लेना है बिजनेस हमें, मतलब मैं कह रहा हूँ जब आप बिजनेस के सेंस से समझना है। क्लियर है? तो डेटर्स क्या होते हैं? एसेट होते हैं जिनसे पैसा लेना है, ठीक है, जिनसे पैसा लेना है। क्रेडिटर जिनको पैसा देना है। अकाउंट पेएबल और रिसीवेबल वही है, थोड़ा सा ब्रॉड टर्म में देखो। अकाउंट पेएबल पैसा देना है ओवरऑल, चाहे वो सर्विस देनी है, पैसा देना है, कोई चीज़ देनी है उठाकर, तो अकाउंट्स पेएबल एक किस्म की लायबिलिटी है, पैसा देना है। अकाउंट रिसीवेबल वही आप जैसे पहले आपने समझा, वही समझ लो, डेटर की तरह ही, थोड़ा ब्रॉड टर्म में है ये, वो सामान खरीदने और बेचने पे होता है, ये ओवरऑल होता है, कोई भी चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये एक किस्म का डेटर ही है। अकाउंट रिसीवेबल पैसा लेना है, तो एक एसेट की तरह यूज़ होगा। डिप्रिसिएशन वैल्यू जो भी कम हो जाती है, सपोज आपने गाड़ी लिया, उसकी 10 दिन के अंदर अंदर ये वैल्यू कम हो जाएगी, वो डिप्रिसिएशन कहलाता है। बिजनेस ट्रांजेक्शन, कोई सामान खरीदा, बेचा, पैसे लिए, पैसे दिए, ये सारा बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाता है। दो पार्टीज जो हैं, दो इसमें पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जो डेली जो भी आप सामान बेचते हो डे टू डे, उस पर जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट लगता है, और ट्रेड जो बल्क वैल्यू में जो जाता है, एमआरपी पे डिस्काउंट लगता है, वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। कोई चीज़ समझ ना आई, एमसीक्यू सेशन हमारा रहेगा, उसमें जो रहती बहती जो टर्म्स हैं या जो समझ नहीं आई, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल डिटेल से A to Z अकाउंटेंसी आपको समझ आने वाली है। बैड डेट्स, जो पैसा, बैड डेट्स क्या होता है? जो किसी से एक डेटर है जिससे पैसा आपने लेना है, ठीक है, वो डेटर होता है ना, तो वो आपको लगता है उसका तो दिवालिया हो गया, उसका बिल्कुल नुकसान में वो चल रहा है, अब आपको पता चल गया ये पैसा नहीं मिलने वाले, इसको बैड डेट कहेंगे, ठीक है, एज अ लॉस शो होगा अकाउंट्स में। गुड्स, वो सामान जो बेचने के लिए रखा है। थिंग्स मीन फॉर सेलिंग, जो भी आप स्टेशनरी शॉप में आपने सामान रखा, पेंसिल, कॉपी, पेन, वो आप उसको गुड्स कहेंगे। परचेज, खरीदना, लेकिन क्या चीज़? जो आप बेचने के लिए सामान खरीदते हो उसको परचेज कहते हैं, ठीक है। ओनली गुड्स परचेज फॉर रीसेल इस कॉल्ड परचेज। मशीनरी वगैरह खरीदना वो परचेज कहलाएगा नहीं, वो एसेट खरीदना हुआ। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न भी हो सकती है, जो आपने सामान खरीदा अगर ज़्यादा आ गया, रॉन्ग क्वालिटी आ गया, आपने दिल्ली से होलसेल से मंगाया था, या ज़्यादा डिलीवर हो गया है, क्वालिटी सही नहीं थी, तो आप वापस कर रहे हैं, उसको परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कहेंगे। सेल्स हो गया जो सामान बेचना, जो भी आपने बेचने के लिए रखा हुआ है चीज़ें बिजनेस में, तो इससे इनकम मिलती है, इनकम बनती है इसी से, सेल से ही। तो आपको बता दें, जो एसेट्स, फिक्स एसेट आप बेचते हैं ना, फिक्स एसेट, तो वो डिस्पोजल ऑफ एसेट कहलाता है, सेल्स नहीं कहलाती, याद रखना। जो सामान आपने जनरली बेचने के लिए ही रखा है, तो वो बेचने से आपको सेल होती है। सेल्स रिटर्न, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, आपने बेचा, वापस आ गया सामान, तो वो रिटर्न किसी वजह से डिफेक्ट निकला या कुछ, तो सेल्स रिटर्न उसको कहेंगे। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंटेंसी की टेंशन थी सभी एस्पिरेंट को, एकदम से तैयार हो जाए। आज की वीडियो अगर आपको बेकार लग रही है, समझ नहीं आया, डोंट वरी। हम एक एक टॉपिक पे इतने एमसीक्यूज करेंगे कि आपको सोचते ही रहोगे, आपके क्या मज़ा आ गया। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को हम इंडिविजुअली देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उठा लिया अकाउंटेंसी एक सिरे से पढ़ा, दूसरे से खड़ा, एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से हम देख रहे हैं। हमारी पूरी टीम इस पर मेहनत कर रही है, दिन रात एक कर रहे हैं, ताकि आपकी अकाउंटेंसी बिल्कुल क्लियर हो जाए। 30 में से आपके लगभग 28 प्लस मार्क्स आ जाएं, ये हमारा मकसद है। और इसके अलावा ये तो अकाउंटेंसी थी, कंप्यूटर जीके आप सबको पता ही है, जम्मू कश्मीर में खास करके टॉप लेवल का आपको यहीं पर मिलता है, जीके और कंप्यूटर। आपका अकाउंटेंसी का डर था वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा आने वाले दिनों में। और ये आपको बता दूं, ये जो चैनल आप यूट्यूब पर डाल रहा हूँ मैं, ये हमारे डेमो लेक्चर है, और ये 1-2 लेक्चर और डेमो आने वाले हैं। 3 लेक्चर्स हम यूट्यूब पे डालेंगे, बाकी जितने भी लेक्चर्स आएंगे कंप्लीट अकाउंटेंसी के, वो आपको ग्रुप में मिलेंगे। और इसके अलावा जीके कंप्यूटर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ग्रुप में ऐड करते ही आपको जो पहले सब्जेक्ट हो चुके हैं हमारे कंप्लीट, जीके हो चुका है हमारा, जो पहला बैच है उसका कंप्यूटर भी हो चुका है, तो वो आपको पहले एडवांस आपको उसके वीडियो लेक्चर्स और नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में अकाउंटेंसी के भी नोट्स आपको
बन चुके हैं, नोट्स पहले ही प्रोवाइड करे जाएंगे ताकि आप प्रिंट निकाल के रखें और जो लेक्चर्स आएंगे उसको देखो और जो प्रिंट निकाले हुए नोट्स हैं उसको पढ़ो और साथ में जो एमसीक्यूज आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ये पूरा कोर्स व्हाट्सएप ग्रुप में ही चलेगा, लेकिन सिर्फ एमसीक्यूज के लिए एप्लीकेशन यूज़ की जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो वो एमसीक्यूज आपने प्रैक्टिस करने हैं और एमसीक्यूज हर एक टॉपिक के आपको अच्छे से मिलेंगे, ठीक ठाक मिलेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयारी होने वाली है यहाँ पर। तो नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हो। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।